Children, I am Chavesar is here in lecture number 8 in history, class 10th, chapter 1, the rise of nationalism in Europe. Now I am going to continue the page number 14, the other romantic such as the German philosopher, which I already explained you in my previous chapter, John Gary फ्रीड हर्डर, जिन्होंने एक तरह से वो फोक सॉन्ग्स, पोएट्री, फोक स्टोरीज के बारे में कहा था कि इनको लेकर के अगर हम चलें तो इससे भी हम नेशनलिज्म की फीलिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आगे, द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द collection of local folklore. Folklore means एक तरह से हम कहते हैं हिंदी में लोक साहित्य, लोक लिटरेचर, यानी फोक लिटरेचर। तो द एम्फेसिस दिया गया वर्नाकुलर लैंग्वेज को, क्षेत्रीय भाषाओं को। वर्नाकुलर लैंग्वेज माने क्षेत्रीय भाषा। एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, लोक साहित्य को बढ़ावा दिया गया। was not just to recover an ancient national spirit. ये बताया गया कि ये सारी चीज़ें केवल वर्नाकुलर लैंग्वेज और फोकलोर पर्याप्त नहीं है वापस लाने के लिए प्राचीन, टू रिकवर एंशियंट नेशनल स्पिरिट को हम इससे ही केवल वापस नहीं ला सकते, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न nationalist message to large audience who were mostly illiterate. बल्कि उन सारे जो इलिटरेट ऑडियंस हैं उनको जब तक हम नहीं लेंगे तो एक वाइड रेंज में नेशनल फीलिंग की भावना नहीं ला सकते, क्योंकि ऐसे लोग लिटरेट भी बहुत होते हैं। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, और यह जो पोलैंड के क्षेत्र में लागू होता था, विच हैड बीन पार्टीशन्ड एट द एंड ऑफ द 18th century बाय द ग्रेट पावर रसिया, प्रसा एंड ऑस्ट्रिया। इन तीन ग्रेट पावर ने पोलैंड को अपने आप में सारे हिस्सों को पार्टीशन कर लिया था, बांट लिया था। Even though Poland no longer existed an independent country, और अब पोलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो म्यूजिक लैंग्वेज से हम वहाँ पर जो है नेशनल फीलिंग कंटिन्यू की जा सकती थी। इसीलिए कारोल कर्पनिस्की, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ऑपेरा एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेज। तो कोराल कर्पनिस्की ने, उदाहरण के लिए ले सकते हैं आप, कि इसने राष्ट्रीय स्ट्रगल को जारी रखा किन किन चीज़ों से, तो अपने आप तो थ्रू हिज ऑपेराज एंड म्यूजिक टर्निंग फोक डांसेज। जो फोक डांस था, लोक नृत्य, जैसे लोक नृत्य में दो थे, पोलोनेस एंड मैजुराक एंड पोलोनेस, ये दो डांसों को इंटू नेशनलिस्ट सिंबल के रूप में उन्होंने पेश किया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट
of schools and Russian language was imposed everywhere in 1839. 1839 में वो रसिया ने पोलैंड पर अधिकार किया और पोलिश लैंग्वेज की जगह रशियन लैंग्वेज को फोर्सली वहाँ स्कूलों में और हर जगह लागू किया गया 1839 में. एंड आर्म रिविलियन अगेंस्ट रसिया रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रस्ड. यद्यपि लोगों ने विरोध किया और रसिया रूल के अगेंस्ट एक तरह से आर्म एक रिविलियन भी हुआ, विद्रोह भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्रस्ड, उसे दबा दिया गया, कुचल दिया गया. फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड began to use language as a weapon of national resistance. Police was used for churches, gathering, and all religious instruction. As a result, a large number of priests and bishops were put into jail. साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा इन लोगों को, पादरी को, बिशप को जेल भेज दिया गया जिन्होंने पुलिस लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए चर्च में रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इस भाषा का प्रयोग करने लगे, उन्हें सज़ा भी दी गई. अब नाउ टॉपिक 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. अब सी 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. 1830 एक बहुत आर्थिक एक कठिनाई हुई या मंदी हुई, आर्थिक मंदी 1830 में सारे यूरोप में. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सा अ एनार्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप. अब उसमें एक और पॉपुलेशन भी सारे यूरोप में बढ़ गया. इन मोर कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट. और काम पाने वालों की संख्या काम की अपेक्षा के तुलना में बहुत कम था. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू दी सिटीज़ टू दी लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम. और गांव से बहुत सी भी लोग काम की तलाश में शहरों में आए और स्लम एरिया में रहने लगे. स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विथ steep competition from import of cheap machine made goods from England. और इंग्लैंड से सस्ते मशीन मेड गुड की वजह से जो छोटे कारखाने के लोग मालिक थे वो कंपटीशन में बाहर होने लगे. देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन was more and advanced than the continent. This was especially so in textile production, which was carried out mainly in houses or small workshops and was only partly mechanized. जबकि बाहर से कपड़े आ रहे थे स्पेशली इंग्लैंड से, जहाँ वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था. अब उन मशीन मेड कपड़े के आगे जो हैंड विवेन क्लोथ थे वो काफ़ी महंगे भी होते थे और रफ भी होते थे और इसलिए इसके आगे टिक नहीं पाए. इनकी भी प्रॉब्लम बढ़ने लगी. यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर, peasants struggled under the burden of feudal dues and तो फ्यूडल ड्यूज से त्रस्त होकर के जो किसान थे, खेतिहर मजदूर थे, वो भी स्ट्रगल करने लगे. अब द राइज ऑफ फूड प्राइसेस आर ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइडन. एक तरह से प्राइसेस बढ़ी टाउन में और कंट्री यानी गांव में भी, क्योंकि ड्राफ्ट की वजह से और पॉपुलेशन इंक्रीमेंट की वजह से. द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर. Food shortage and widespread unemployment threw the population of Paris out of the road. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. 1848 में was such a year, ऐसा वो साल था. फूड शॉर्टेज हुआ, वाइड स्प्रेड पर अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से और स्ट्रगल, इन सब से
लुइस फिलिप्स वॉज फोर्स टू फ्ली, भागने के लिए उसे विवश कर दिया गया, जो वहाँ का राजा था वो फ्रांस का। द नेशनल असेंबली प्रोक्लेम अ रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल। अब जब लुइस फिलिप्स भाग गया तो नेशनल असेंबली ने प्रोक्लेम किया और रिपब्लिक ग्रांटेड, रिपब्लिक घोषित किया गया फ्रांस को, और सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया, दोज हु वर एडल्ट मेल अबव 21 ईयर्स ओल्ड। अर्लियर इन 1845 का जो था वो ईयर, वीवर्स इन सिसिलीज हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट contraction who supplied them raw material and gave them order for finished textile, but reduce their payment। और कुछ जो ट्रेडर्स थे उन लोगों ने गांव के लोगों को कपड़ा वीव करने के लिए दिया था, लेकिन उनके पेमेंट को रिड्यूस कर दिया। इसलिए 1845 में इनमें भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी, और काफ़ी एक तरह से विद्रोह बढ़ने लगा। द जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ, जर्नलिस्ट थे विल्हेम वुल्फ, उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस इवेंट को सिलेसियन विलेज एज फॉलोज। इन द विलेज में उनके अनुसार देयर आर 18,000 इनहेबिटेंट थे, वहाँ के निवासी थे। कॉटन वीविंग मास वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन वहाँ का था, बहुत अधिक मात्रा में लोग कपड़ा बुनाई करते थे। द माइजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा उनकी दैनिक पिटिएबल कंडीशन हो गई थी। और द डिस्परेट नीड फॉर जॉब हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाई द contractors to reduce the prices of the goods they order। और इस तरीके से जो इन लोग कपड़े के जो ऑर्डर भी करते थे उसकी प्राइसेस कम की। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।